Hi learners, good morning, good afternoon. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Learners, I have select one book. That book in name is Environmental Education and Disaster Management. And from this book I have select one topic. That topic name is Pollution Control Legislation. And from this topic I have select one heading, that is वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और 87। लर्नर, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें कि इस प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत पहली हेडिंग जो मेरा है जल प्रदूषण अधिनियम 1974 हमने पढ़ लिया। आज जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे टच करने जा रहे हैं यह हमारा होगा वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और 87। तो लर्नर्स, नेक्स्ट पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं वायु प्रदूषण अधिनियम 1981-87। स्क्रीन पेज पे देख रहे होंगे जो दूसरी हेडिंग के रूप में आया है वायु प्रदूषण अधिनियम 1981-87। लर्नर्स, इसमें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980-85 जो 80-85 में पुनः पर्यावरण पर ध्यान दिया। इससे पहले 1972 में यूनाइटेड नेशन में मानव पर्यावरण पर हुए अधिवेशन में भारत ने भी भाग लिया था। लर्नर्स, हम आगे देखते हैं वायु प्रदूषण से तात्पर्य किसी ठोस द्रव या गैस वस्तु से है जो वायुमंडल में इतनी सांद्रता से एकत्रित हो कि व्यक्ति अथवा अन्य जीवित वस्तुओं के लिए हानिकारक या वनस्पति या संपदा या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। लर्नर्स, यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है वायु से तात्पर्य यहाँ पे चाहे कोई ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैसीय पदार्थ हो, चाहे कोई वस्तु ही क्यों ना हो, यदि वह वायुमंडल में इतनी सांद्रता के लिए एकत्रित हो जाता है, ये एक व्यक्ति के लिए अथवा किसी भी जीव जंतु के लिए यदि हानिकारक होता है तो उस कंडीशन में वह वस्तु कहा जा सकता है कि वायु से संबंधित जो वस्तु है वो हमारा क्या है, प्रदूषित है। ये मतलब 1980-85 में इस बात को ध्यान में रखा गया। उससे पहले 1972 में भी इस बात पे चर्चा हुई थी, लेकिन पुनः 1980 और 85 में इस बात पे पुनः इस पे ध्यान दिया गया और क्या क्या डिसीजन लिए गए, क्या क्या सुझाव दिए गए, इस पे लर्नर्स हम आगे अलग अलग पॉइंट में हम चर्चा करेंगे। हाय लर्नर्स, यहाँ पे देख रहे हैं वायु प्रदूषण अधिनियम जो मेरा 1981 और 87 में जो मैंने बताया, पुनः हम पॉइंट 1 पे चर्चा करना चाह रहे हैं। कह रहा है केंद्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु प्रदूषण बोर्ड की रोकथाम के अनुसार ही कार्य करेगा। इससे पहले अगर जल प्रदूषण अधिनियम यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें जिस तरह से जल प्रदूषण अधिनियम बोर्ड कार्य करेगा उसी तरीके से हमारा जो है केंद्रीय बोर्ड के अनुसार जो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी कार्य करेगा। लर्नर्स, दूसरा पॉइंट है यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है प्रांतीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड की सहयोग से औद्योगिक इकाइयां मोटर गाड़ियों के लिए वांछित वायु गुणवत्ता का निर्धारण करेंगे। अर्थात प्रांतीय बोर्ड जो होगा वो केंद्रीय बोर्ड के सहारे क्या करेगा, औद्योगिक इकाइयां मोटर गाड़ियां वांछित वायु गुणवत्ता का निर्धारण करेंगे जो क्षेत्र पर आधारित होगी। जो जिस अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे किस प्रकार का हमारा वायु की गुणवत्ता होगी उस पर ये बोर्ड जो हमारा प्रांतीय बोर्ड होगा केंद्रीय बोर्ड की सहायता से कार्य करेगा। लर्नर्स, तीसरा यहाँ पे जो लिखा है देखने का प्रयास करते हैं प्रांतीय सरकार प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर मोटर गाड़ियों के धुएं के मानक निर्धारित कर सकती है। अर्थात जो प्रांतीय सरकार है, प्रांतीय सरकार बोर्ड है, वो सरकार की सलाह से गाड़ियों के धुएं के मानक को तय कर सकती है कि कितना मानक के धुआं देने वाली गाड़ियां रोड पर चल सकती हैं। यह प्रांतीय सरकार बोर्ड की ये सलाह पर यह कार्य किया जाएगा। लर्नर्स, आगे देख रहे हैं इस अधिनियम में वायु प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से बाहर बनाने के लिए मिनिमम जो दूरी का निर्धारण है वो उसको तय करना होगा। चिमनी की ऊंचाई क्या होगा उसका निर्धारण करना,
क्षेत्रीकरण करना, किस भाग का क्षेत्र किस में कितने कितने क्षेत्र रख करके एक हम जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। लर्नर्स आगे कह रहा है वायु प्रदूषण पैदा करने वाले औद्योगिक इकाइयों को मॉनिटरिंग करना, अर्थात जो मेरा प्रांतीय बोर्ड होगा वह केंद्रीय बोर्ड की सहायता से ये भी तय करेगा कि वायु प्रदूषण करने वाली औद्योगिक इकाइयों की मॉनिटरिंग करना भी इसी का कार्य होगा। आगे कह रहा है इसी के संदर्भ में वायु प्रदूषण नियंत्रण की कारगर इकाइयों पर इम्प्लीमेंटेशन किए जाने हेतु डिजाइन करना, और किस प्रकार का मतलब जो सरकार जो यहाँ पे लाएगी प्रदूषण नियंत्रण कौन सी इकाई कारगर होगी इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी इसी का कार्य होगा। लर्नर्स आगे कह रहा है इसी में पब्लिक को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु टीवी अखबार आदि के माध्यम से जागृत करना भी काम होगा। ये नहीं कि इसको मॉनिटरिंग करने से काम होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना, टीवी पे किसी भी प्रकार का एड देना, चाहे उस पर प्रसारण करवाना कि ये जो वायु प्रदूषण है बहुत ज़रूरी है, अखबार में जो कुछ भी मतलब इतला देना, जो कुछ भी प्रकाशित करवाना लोगों को जागरूक करने के लिए, ये भी कार्य इसी का होगा। लर्नर कह रहा है इसके अतिरिक्त नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक कैद। लर्नर से अगर हम पीछे देखते हैं तो उसमें उस जो सजा का जो प्रावधान था वो अलग था, लेकिन इसमें जो 1981 और 87 में जो बात कह दी गई वह 6 वर्ष तक का कैद तथा जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान। अगर कोई भी इस तरीके से वायु प्रदूषण से संबंधित कोई भी औद्योगिकरण अगर इकाई भी है तो उस संदर्भ में उसे दंड भी झेलना पड़ेगा, और यदि आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन होता है, नियमों का उल्लंघन होता है, तो जो भी संस्थाएं होंगी वह उस पर भुक्तभोगी हैं, अर्थात उनको दंडित किया जा सकता है। लर्नर्स हम आगे देखेंगे जो इसके कुछ पॉइंट हैं, जो 5वां पॉइंट है अगले पेज पे लेकर के हम आ रहे हैं। लर्नर्स यहाँ पे हम वायु प्रदूषण अधिनियम में जो 5वां सुझाव दिया गया उसमें कह रहा है जल प्रदूषण नियंत्रण के केंद्रीय तथा प्रांतीय बोर्ड के प्रदूषण नियंत्रण का भी कार्य करेंगे, अर्थात जो ये जो बोर्ड बनाए गए थे राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, इन दोनों का कार्य होगा जल प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण के नियंत्रण पर भी ये कार्य करेंगे। लर्नर्स इसी पॉइंट में आगे है जो 6ठा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, केंद्रीय बोर्ड का कार्य देश में वायु की गुणवत्ता अच्छी करना तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम में नियंत्रण करना। कह रहा केंद्रीय बोर्ड का जो कार्य होगा देश में वायु की गुणवत्ता को सही करना, अच्छा करना, अर्थात लोगों के लिए अच्छा बनाना कि वो जीवन को जी सकें, तथा वायु प्रदूषण में रोकथाम के लिए नियंत्रण का भी कार्य करने का ये केंद्रीय बोर्ड का कार्य होगा, ऐसा सुझाव दिया गया। लिखा है 7वें पॉइंट में जो प्रांतीय बोर्ड भी तदनुसार कार्य करेंगे, अर्थात जो काम जो केंद्रीय बोर्ड का होगा वायु प्रदूषण से लेकर जल प्रदूषण तक, उसी तरीके से जो प्रांतीय बोर्ड भी होंगे केंद्रीय बोर्ड की दिशा निर्देश के अनुसार जैसे जैसे चलेंगे उनके कानून कायदा को फॉलो करते हुए ये भी चलेंगे, अर्थात उनके कार्य के अनुसार भी यहाँ पे प्रांतीय बोर्ड का भी कार्य उसी तरीके से होगा। लर्नर्स 8वां यहाँ पे कह रहा है प्रांतीय सरकार किसी क्षेत्र को वायु नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। कह रहा है प्रांतीय सरकार किसी क्षेत्र को वायु नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है, वह प्रांतीय बोर्ड की सलाह से इन क्षेत्रों में परिवर्तन भी कर सकती है, अर्थात चाहे तो प्रांतीय सरकार जो होती है इस प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर भी किसी भी क्षेत्र को वायु नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। ये चाहे तो सरकार प्रांतीय बोर्ड का सहारा लेकर के इस कार्य को कर सकती है। लर्नर्स आगे कह रहा है 9वां जो यहाँ पर प्रांतीय सरकार प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर किसी पदार्थ विशेष के किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में ज्वलन पर रोक लगा सकती है। अगर किसी भी राज्य में अगर इस तरह से ज्वलनशील पदार्थ को जलाया जाता है, यदि लगता है कि उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, तो जो प्रांतीय सरकार है वो प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर चाहे तो उस चीज़ को जलाने पर बैन लगा सकती है, अर्थात उसको जलाने पर रोक लगा सकती है। प्रांतीय बोर्ड भी इसका सलाह देगी कि सरकार ऐसे कार्यों से रोक सके। यदि लगे कि यह वहाँ पे जीवन जीने वाले जीव जंतु पौधे और मानव पर यदि ये हानिकारक होता है तो उसको जलाने पे भी रोक लगा सकती है। ये प्रांतीय बोर्ड का कार्य और प्रांतीय सरकार चाहे तो इस तरह से कर सकती है। 10वें पॉइंट में कह रहा है लर्नर देखने का प्रयास करेंगे प्रांतीय सरकार प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी उपकरण विशेष का प्रयोग पर
रोक लगा सकती है। यदि प्रांतीय सरकार यदि देख रही है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी भी विशेष प्रकार के जो उपकरण है उपयोग किए जा रहे हैं, यदि उससे हानि हो रहा है, यदि उससे प्रदूषण फैल रहा है, तो प्रांतीय सरकार चाहे तो बोर्ड की सलाह पर उस नए उपकरण को बंद कर सकती है, जिससे प्रदूषण का आशंका पैदा होता है। तो आगे देखते हैं, लर्नर्स यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है 11वें पॉइंट में, प्रांतीय बोर्ड निर्देश निर्गत कर सकते हैं। कह रहा है ये प्रांतीय बोर्ड का जो कार्य होगा वह दिशा निर्देश निर्गत कर सकती है कि राज्य सरकार इस चीज़ को फॉलो करे और फॉलो करके मतलब जो भी है वायु है चाहे जल है इसको प्रदूषित होने से रोक सके। लर्नर्स आगे देख रहा है 12वें पॉइंट में देखने का प्रयास करते हैं, प्रांतीय बोर्ड किसी वायु प्रदूषणकारी क्रियाकलाप रोकने के लिए उचित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। जो प्रांतीय बोर्ड का गठन है, यदि उसे लगता है कि किसी भी प्रदूषणकारी क्रियाकलाप को रोकने में यदि प्रांतीय सरकार असफल रही है, तो वह न्यायालय का शरण ले सकता है, चाहे न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि प्रांतीय सरकार इसको रोके, जो है मानव जीवन के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। अर्थात यह जो है प्रदूषणकारी पदार्थ यह मानव जीवन के लिए चाहे किसी भी जीवधारी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लर्नर्स आगे देखते हैं, जो 13वें पॉइंट में हम देखने का प्रयास करते हैं, प्रांतीय बोर्ड के सदस्य अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति, जो 3 तरह से यहाँ पे लिए गए थे, किसी स्थान विशेष का निरीक्षण कर सकते हैं। ये भी बताया गया इसमें 1981 से 87 के बीच में जो वायु प्रदूषण पे रिकमेंडेशन आया, वो बताया गया कि जो प्रांतीय बोर्ड के कोई भी सदस्य हैं, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे अधिकृत जो व्यक्ति इसमें भाग लेकर के इसका सदस्य बना, वह किसी भी स्थान पे जाके विशेष रूप से निरीक्षण कर सकता है। कह रहा है उपकरण विशेष जांच भी कर सकता है, कोई उपकरण है तो उसका भी जांच कर सकता है तथा सूचना प्राप्त कर सकते हैं और नमूने एकत्र कर सकते हैं। ये भी इसमें बात की गई, जो बात वहाँ पे जल प्रदूषण अधिनियम में बात कही गई थी, वह बात यहाँ पर भी बार बार दोहराई गई है। लर्नर्स आगे देखते हैं, जो यहाँ पे 14 है, 14 कह रहा है लर्नर्स कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान। लर्नर्स इसमें भी दंड प्रावधान की बात कर रहा है। यदि कोई कंपनी है चाहे कोई सरकारी संस्था है, यदि जो प्रांतीय बोर्ड ने गठन किया है कि ये वायु प्रदूषण के चाहे जल प्रदूषण के दायरे में आते हैं, यदि कोई कंपनी चाहे सरकारी हो चाहे कह सकते हैं व्यक्तिगत हो, यदि उसका उल्लंघन करती है तो उसे दंड का भी प्रावधान किया गया। लर्नर्स हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, अंतिम जो सुझाव यहाँ पे वायु प्रदूषण के लिए दिया गया वह कुछ इस प्रकार से है, नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना भुगतने का प्रावधान है। यदि कोई भी कंपनी है चाहे कोई सरकारी संस्था है, यदि वायु प्रदूषण चाहे जल प्रदूषण से संबंधित किसी भी कार्य को करता है, तो इस दशा में हम 100% कह सकते हैं कि उसको 6 वर्ष की सजा और जुर्माना की प्रावधान है, वह व्यक्ति इसके भुगतने के लिए तैयार होगा। तो लर्नर्स आगे देखते हैं, तो लर्नर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा वायु नियंत्रण कानून था, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशन था, उसमें मैंने 3 हेडिंग की चर्चा किया था। वो 3 हेडिंग मेरा था, पहला जल प्रदूषण अधिनियम 1974, और जो दूसरा अभी मैंने नेक्स्ट प्रीवियस जो पेज पे मैंने चर्चा किया वायु प्रदूषण अधिनियम, जो दूसरे में था जो 1981 और 87 को लेकर के था। जो तीसरा पॉइंट से लर्नर यहाँ पे देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है और इसी के तहत हमें चर्चा करना है। लर्नर्स इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वह जब आयोजित किया गया तो उसमें बताया गया 5 जून से 16 जून 1972 में के मध्य स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ तथा पर्यावरण संरक्षण विश्व स्तरीय मुद्दा बना। और 1972 में जब 5 जून और 16 जून के बीच में जो एक सम्मेलन चला था, इस सम्मेलन में विश्व स्तरीय मुद्दा बन गया कि पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा सर्वव्यापी विश्वव्यापी एक मैटर है, यह मतलब बात बनी। इस समस्या पर सभी विकसित देशों ने गहरा चिंतन व मनन किया। सभी लोगों ने इस पे पर्यावरण को लेकर के बहुत
कह सकते हैं कि चिंतन और मनन किया। भारतवर्ष ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया, अर्थात इसी ने भी अपने कानून के रूप में इसे 1986 में माना कि यह बहुत गहरी समस्या है कि पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए। इस अधिनियम को 23 मई 1986 को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर द्वारा सहमति और स्वीकृति प्रदान की गई तथा 26 मई 1986 के राजपत्र में यह प्रकाशित किया गया कि धारा 1 और 3 की अपेक्षा अनुसार अधिसूचना के पश्चात 19 नवंबर 1986 को यह प्रवृत्ति हुआ और सभी ने इस अधिनियम को पूरे भारत में लागू किया। तो लर्नर्स, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो 5 जून से 16 जून तक 1972 में चला था, तो उसमें क्या क्या ऐसा चीज़ बताया गया जो भारत ने भी 19 नवंबर 1986 को ये लागू किया। तो ये कौन कौन से ऐसे अधिनियम थे जो प्रकाशित किए गए थे जो महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा नेक्स्ट पॉइंट पेज पे हम करने के लिए लेके आ रहे हैं। तो लर्नर्स इस पेज पे हम चर्चा करेंगे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना था 1986 में भारत में, उसके कुछ अपने कह सकते हैं कि अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य थे जो अंगीकृत किए गए थे। तो क्या क्या उसमें अंगीकृत किया गया था, जो 5 यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 और लर्नर्स यहाँ पे 4 ही पॉइंट से जो यहाँ पे अंगीकार किया गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 में। तो पॉइंट्स क्या क्या थे लर्नर, पहला देखने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य किसी ठोस द्रव अथवा गैस पदार्थ से है जो इतनी सांद्रता में हो कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो। तो लर्नर्स यहाँ पे देखते हैं कि यदि पर्यावरण प्रदूषण से वही पदार्थ जो ठोस और द्रव गैस किसी भी रूप में यदि उसमें इतनी सांद्रता है कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, तो वह हम प्रदूषक पदार्थ के रूप में हम मान सकते हैं। यह उद्देश्य तय किया गया। लर्नर्स आगे कह रहा है, जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण करना तथा उसके आवश्यक सुधार करना, ये भी माना गया। प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे जितने भी लोग हैं, प्रत्येक लोगों की लायबिलिटी होगी, ये उत्तरदायित्व होगा कि पर्यावरण संरक्षण करना तथा उसमें आवश्यक सुधार सभी व्यक्तियों को करना होगा। लर्नर्स आगे कह रहा है, जो तीसरा पॉइंट है, मानव प्राणियों, जीवों, पादपों एवं वनस्पतियों को वायु प्रदूषण के परिसंकट से बचाना। और इस बात पे ध्यान दिया गया, यह उद्देश्य में तय किया गया कि यह उद्देश्य होगा, हमारा प्रांतीय बोर्ड हो चाहे हमारा कह सकते हैं कि केंद्रीय बोर्ड हो, उसमें मानव प्राणियों, जीवों, पादपों, संपत्तियों और वायु प्रदूषण में किसी भी प्रकार के परिसंकट से क्या करना है, इन सारे को बचाना होगा। लर्नर्स आगे देखते हैं, जो चौथे पॉइंट में लेकर के आ रहा है, जो प्रमुख अधिनियम में उद्देश्य तय किया गया, जो चौथा उद्देश्य था वह यह था, मानवीय पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को खतरा पैदा करने वालों के लिए निषेधात्मक दंड की व्यवस्था करना। लर्नर्स चौथे पॉइंट में बात कही गई कि मानवीय पर्यावरण सुरक्षा व स्वास्थ्य को खतरा पैदा करने वालों के लिए निषेधात्मक दंड की भी व्यवस्था किया गई और दंड भी बताया गया कि किस किस प्रकार के दंड यहाँ पे दिए जा सकते हैं। दंड का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। लर्नर्स यहाँ पे अब हम देखने का प्रयास करेंगे, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था 1986 में जो भारत में बनाया गया, इस अधिनियम में वर्णित मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए जो सबको वर्जित करना था, सबको मतलब बताना था, वो पहला इसमें लर्नर्स देख रहे हैं, वो कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण कार्य में प्रांतीय सरकारों के कार्यों को नियमित करना। अर्थात पर्यावरण संरक्षण के कार्य में प्रांतीय सरकार के कार्यों को नियमित करना। जितने भी कार्य हैं प्रत्येक को क्या करना, नियमित रूप में करना होगा। ये मतलब उसमें कोई भी ढिलाई की बात नहीं की जाएगी। दूसरी की पॉइंट यहाँ पे जो बात कर रहा है, लर्नर्स देख रहे होंगे, पर्यावरण गुणवत्ता के मानकों को निर्धारण करना। अर्थात पर्यावरण की गुणवत्ता क्या होगी, यह बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि मानक क्या निर्धारित किए जाएं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्यावरण के जो मानक वो तय हो सकते हैं। तो मानक निर्धारण तय करना इन बोर्ड की भी जिम्मेदारी होगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, उन क्षेत्रों का निर्धारण करना जिसमें सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित किए
जा सकते हैं। लर्नर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि उन क्षेत्रों का निर्धारण करना जहाँ पे सुरक्षा उपायों साथ ही साथ विभिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं, उनका भी निर्धारण करना, अर्थात प्रत्येक जगह भी आप किसी भी प्रकार का औद्योगिक संस्थान स्थापित नहीं कर सकते। उसके लिए जगह का निर्धारण करना भी इन्हीं बोर्ड के कार्यों को, इन्हीं बोर्ड को ही सौंपा गया। लर्नर, चौथा यहाँ पे जो बात करना है, यहाँ पे बता रहा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली सभी दुर्घटनाओं से बचाव के कारगर सुरक्षात्मक तरीके निर्धारित करना। कह रहा है प्रदूषण के कारण होने वाली जो दुर्घटना, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती हैं, उसमें कारगर सुरक्षात्मक तरीके निर्धारित कौन किए जाएं, ये भी बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई। लर्नर्स, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे 5वें पॉइंट से लेकर के। कह रहा है यहाँ पर 5वां पॉइंट जो देख रहे होंगे, घातक सामग्री को उठाने रखने की सुरक्षात्मक कार्यविधि का निर्धारण करना। अगर किसी भी प्रकार का कोई घातक पदार्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना है, तो सुरक्षात्मक विधि कौन सी होगी, यह भी तय किया गया कि प्रत्येक तरह से जैसे उसे उठाने रखने की भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसमें अलग अलग तरीके से इसको जिस प्रकार का होगा, जिस तरह से सुझाव दिया जाएगा, कार्यविधि उसी तरीके से करना होगा। लर्नर्स, आगे देखते हैं जो 6वां पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए शीघ्रता। अर्थात अगर पर्यावरण प्रदूषण का कोई काम है तो रोकथाम के में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी, ऐसी बात कही गई। जो अगला पॉइंट है लर्नर्स, यहाँ पे देख रहे होंगे 7वां पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण शोध प्रयोगशालाओं का स्थापन तथा मान्यता प्रदान करना। यदि कोई भी संस्था पर्यावरण के प्रति, प्रदूषण के प्रति अगर कार्य करने के लिए है तो प्रयोगशालाओं और इसकी स्थापना और मान्यता देना भी, प्रदान करना भी इस बोर्ड का ही काम होगा। लर्नर्स, 8वें पॉइंट में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे मैनुअल, गाइड, बुक, कोड आदि को तैयार करना। अर्थात इनसे रिलेटेड तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैनुअल रूप में, गाइड के रूप में, बुक के रूप में, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता फैले, इस तरीके से भी कार्य करने का प्रावधान किया गया। तो लर्नर्स, नेक्स्ट पेज पे जो हमारा 8वां के बाद जो नंबर है लर्नर, उस पर हम देखने का प्रयास करते हैं वो कौन कौन से नियम थे। तो आए लर्नर्स देखते हैं। तो लर्नर्स, स्क्रीन पेज पे देख रहे हैं जो हमारा 9वां पार्ट था वो ये कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सूचना एकत्र करना व प्रकाशित करना। और पर्यावरण प्रदूषण संबंधी किस क्षेत्र में किस प्रकार का कहाँ कितना, ये सूचना एकत्र करना और उसे प्रकाशित करना, ताकि ये बात लोगों के बीच में जाए और इसको सुधारने की प्रक्रिया की जाए। लर्नर्स, आगे देखते हैं जो 10वें पॉइंट में बात कहा पर्यावरण को लेकर के, वो ये बात कौन सी कही है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में जो उद्देश्य इसके तय किए गए थे वो कौन कौन से। तो कह रहा 10वां पॉइंट इसका निकल करके आ रहा है, पर्यावरण संरक्षण संबंधित अन्य समुचित कार्य करना। अगर इसके अलावा भी कुछ और भी सुझाया जा सकता है, किसी को महसूस होता है कि इसके अलावा भी कार्य किए, तो उस कार्य को भी करने का यहाँ पे समुचित कार्य करना होगा, ऐसा बताया गया। लर्नर्स, यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो अधिनियम का उद्देश्य, जो अधिनियम में जो प्रावधान किए गए, वो जो हमारा अगला है दूसरा, ये पहला का हमारा 10 हेडिंग था, दूसरा का लर्नर्स देख रहे हैं, अधिनियम के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक उद्योगों को रोकने का आदेश देने के लिए सरकार सक्षम है। यदि सरकार को लग रहा है कि यदि किसी भी प्रकार का जो उद्योग है यदि उससे प्रदूषक हो रहा है, तो राज्य सरकार उसे रोकने का आदेश देने के लिए भी सक्षम है। राज्य सरकार तुरंत उस पर बैन लगा सकती है। लर्नर्स, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा के देख रहे हैं यहाँ पे 4 नंबर्स भी दिए हुए, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार को निम्नलिखित मानक स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया। अर्थात केंद्रीय बोर्ड का भी हस्तक्षेप और राज्य प्रांतीय बोर्ड के कार्यों में कर सकती है। किन किन कार्यों में, पहला क्या कह रहा है, वायु, जल, मृदा के मानक। अर्थात इसमें भी जो मानक तय किया है उसमें केंद्रीय बोर्ड भी इसमें चाहे तो हस्तक्षेप कर सकती है। जो दूसरा कह रहा है, घातक पदार्थों को उठाने और रखने के नियम। इस नियम का अगर कोई राज्य प्रांतीय बोर्ड गठन करता है इस चीज़ को लेकर के, कोई घातक पदार्थ उसको उठाने और रखने के नियम क्या है, क्या उसके मतलब रख रखाव के कार्य हैं, चाहे उसको किस तरीके से एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, ले जाने वाली गाड़ी कौन सी है, किस प्रकार का है, किस प्रकार के लोग हैं, यह बात भी वहाँ पर केंद्र सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है। लर्नर्स, जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, विभिन्न स्थानों पर उद्योग धंधे लगाने पर रोक। अर्थात जहाँ भी चाहे वहाँ पर यदि आप उद्योग धंधे लगा दे रहे हैं तो इस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के हाथ के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है कि यह
जो स्थान है इसके लिए नहीं है। लर्नर्स जो चौथा यहाँ पे दिया गया, दुर्घटना की रोकथाम की कार्यप्रणाली के मानक। जो राज्य सरकार, जो प्रांतीय बोर्ड यदि किसी भी का दुर्घटना के रोकथाम के लिए यदि कार्यप्रणाली तय करती है, मानक तय करती है, तो मानक क्या है, यह राज्य केंद्रीय बोर्ड इसको देख सकती, संज्ञान में ले सकती है। जो चौथा पॉइंट है लर्नर्स यहाँ पे देख रहे हैं, अधिनियम में सरकार को संस्थानों पर निरीक्षण करने, नमूने लेने तथा उद्योग कार्य करने का अधिकार दिया गया है। कर अधिनियम में सरकार को किसी भी कोई भी संस्था, इस अधिनियम में सरकार को कितना छूट दिया गया कि सरकार भी निरीक्षण कर सकती है, नमूने ले सकती है और कार्य रोकने का अधिकार भी में दिया गया। लर्नर्स पांचवा पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे, यह जो पांचवें पॉइंट में जो बात कही गई है वो क्या कहा गया है, इस अधिनियम में नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना और 5 वर्ष का कैद का प्रावधान है। कह रहा है यदि इस प्रकार के जो नियम ऊपर बताए, यदि इसमें नियम का कोई भी यदि संस्था, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कह सकते हैं कोई भी हो, यदि इसमें भी अगर इस तरह से प्रावधान होता तो उसको 1 लाख का जुर्माना और 5 साल का उसे सजा मिल सकता है। और इतना नहीं कर, और कंपनी तथा सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर भी इसका प्रावधान किया गया। ये बात सिर्फ पर्टिकुलर नहीं है, ये किसी भी औद्योगिक संस्थान के कंपनियों, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी भी हो, अगर ये उल्लंघन करता है तो उस दंड का प्रावधान उसको झेलना होगा। तो लर्नर्स हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, हम चर्चा करेंगे जो होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।